डीएनए इज लाइक ए बूस, तो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनोद जांगिड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ +2 की बायोलॉजी का चैप्टर 6 का एक छोटा सा टॉपिक इस वीडियो में हम करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने से पहले पीछे का हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा साइंटिस्ट का नाम, सेंट्रल डोग्मा जो टर्म है वो फ्रांसिस क्रिक ने एक्सप्लेन की थी। एक्चुअली में सेंट्रल डोग्मा होता है क्या उसको समझते हैं। डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, देन आरएनए से बनता है प्रोटीन, और डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। डीएनए से डीएनए बनता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए की कॉपी बन रही है, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यही अपना टॉपिक रहेगा आज के इस चैप्टर का। आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। हम बात करने वाले हैं डीएनए से आरएनए, प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। उससे पहले कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी है। एक्चुअली में ये टर्मिनोलॉजी नहीं है, एक समझने का कॉन्सेप्ट है, उससे फोकस करना। डीएनए को यहाँ पे हम बोलेंगे डीएनए इज लाइक ए बॉस। से मूवीज सारे देखते हैं, तो मूवीज में जो विलन की गैंग होती है, जो मेन विलन होता है वो एज ए बॉस होता है। आरएनए को यहाँ पे हम बोलेंगे बॉस के जो चमचे होते हैं। एक जो बॉस होता है उसके अलग अलग चमचे होते हैं, जिस गुर्गे जो बॉस के बोलते हैं, जो बॉस के अंडर काम करते हैं। तो आरएनए को यहाँ पे बोलेंगे हम चमचे। डीएनए एक बॉस है। डीएनए एक्चुअली में सेल का भी एक बॉस होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट है सेल होती है। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर भी करता है, जैसा कि चैप्टर नंबर 5 में इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में बता रखा है। तो डीएनए यहाँ पे बॉस है। बॉस यहाँ पे डीएनए को हमने क्यों बताया, इसके पीछे सिंपल सा फंडा ये है कि डीएनए से डीएनए बनता है। जो बॉस होता है, बॉस के पास ये पावर है। बॉस के ऊपर हमेशा डेंजर होता है, बॉस हमेशा खतरे में होता है, तो बॉस अपनी एक कॉपी बना के रखता है। तो डीएनए भी अपनी एक कॉपी बना सकता है, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान रखना, बॉस के पास एक बॉस का ट्विंस है, बॉस की एक कॉपी है। ओके। डीएनए से आरएनए बनता है, तो डीएनए से डीएनए बनते टाइम क्या होगा, डीएनए से जब डीएनए बनेगा, रेप्लिकेशन जो होगा, आप जानते हो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अनदर 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेंगे। ये हो गया रेप्लिकेशन, फर्स्ट प्रोसेस रेप्लिकेशन। बट ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए इज लाइक ए बॉस, आरएनए इज लाइक ए चमचे। तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो डबल स्टैंडर्ड नहीं बनेंगे, ओनली सिंगल स्टैंडर्ड बनेगा। और आरएनए का आपको पता होगा, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। एक्चुअली में हुआ क्या, डीएनए एक बॉस है, तो डीएनए के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो डीएनए सारी इंफॉर्मेशन अपने चमचों को नहीं दे सकता। यदि डीएनए सारी इंफॉर्मेशन अपने चमचों को दे दे, या बॉस सारी इंफॉर्मेशन अपने चमचों को ट्रांसफर कर दे, उस कंडीशन में जो बॉस की गैंग है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। तो ऐसा सेम डीएनए में होता है। डीएनए सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, या अपना जो रेप्लिका है या अपना जो ट्विंस है, जो कॉपी है, उसके अंदर स्टोर कर सकता है, बट कभी भी आरएनए में ट्रांसफर नहीं करेगा। अब समझना इसके पीछे का लॉजिक क्या है। होता क्या है, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए के दोनों स्टैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं। डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन में दोनों स्टैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं।
बट डीएनए से जब आरएनए बनता है, दोनों स्ट्रैंड में से ओनली एक सिंगल स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करता है। सिंगल स्ट्रैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला भी हो सकता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला भी हो सकता है। ये जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है, वो इंफॉर्मेशन डीएनए आरएनए में कॉपी कर देता है, या डीएनए आरएनए बना देता है। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल सा याद रखना है, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एक्चुअली में एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। इसको आप ट्रांसक्रिप्टेज भी बोल सकते हो, बट ये वाला एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए पे डिपेंड करता है, तो इसको बोल देते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट इसको क्यों बोला है, समझ आ गया? ओके, डीएनए डिपेंडेंट वर्ड हमेशा आपको ऐड करना है। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये डीएनए डिपेंडेंट होता है या आरएनए डिपेंडेंट होता है, तो ध्यान रखना डीएनए डिपेंडेंट होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। तो जब डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर में टोटल 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। बट आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। इसके अंदर एडेनिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, बट थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होगा। तो ध्यान रखना, डीएनए की सीक्वेंस और आरएनए की सीक्वेंस में मेजर डिफरेंस होता है। थाइमिन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल होता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो डीएनए में जहाँ पे थाइमिन है वहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। या ऐसा बोल सकते हो कि डीएनए का जो स्ट्रैंड और आरएनए का स्ट्रैंड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का यहाँ रिलेशन है, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन होगा, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन होगा। तो सेम जब डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए भी डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री के टाइम पे जहाँ पे डीएनए में एडेनिन है तो आरएनए में एडेनिन के सामने थाइमिन नहीं होगा, उसमें यूरेसिल हो जाएगा। तो जहां भी थाइमिन आए उसकी जगह पे आपको आरएनए में यूरेसिल लगा देना है। ओके, आगे चलते हैं। However, unlike in the process of replication in which one set in the total DNA of an organism gets duplicated in transcription, only a segment of DNA and only one of the strand is copied into RNA. तो फिर से अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। डीएनए इज लाइक ए बोस। तो बोस अपने अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है। सारी इंफॉर्मेशन की कॉपी वो अपने रेप्लिका या अपने ट्विंस में तो कर सकता है, बट आरएनए में नहीं कर सकता। अपने चमचों को सारी इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से डीएनए का एक स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करता है और आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड बनाता है। तो याद रखना, डीएनए से आरएनए का एक स्ट्रैंड बनता है, तो डीएनए का एक ही स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करेगा, बट रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करेंगे। इसका रीजन क्या होता है? वाई बोथ द स्ट्रैंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन की फॉर्म में इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रखा है। ऐसा क्या रीजन है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क नहीं करते, एक ही स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसका क्या रीजन होता है? तो इसके पीछे 2 रीजन है। नंबर 1 रीजन की बात करते हैं। फर्स्ट रीजन क्या है? हुआ क्या, एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। एक डीएनए है जिसमें GACTAT, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। इसका दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो हो जाएगा जी के सामने। आपको पता है ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से। ग्वानिन के सामने साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन। तो ये डीएनए की सीक्वेंस हो गई। सपोज करो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये स्ट्रैंड नंबर 1, ये स्ट्रैंड नंबर 2।
तो मान लो स्टैंड नंबर 1 एज ए टेम्पलेट वर्क करेगा, तो आरएनए की स्ट्रक्चर कैसे होगी, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री, बट ध्यान रखना है थाइमीन की जगह पे यूरेसिल, तो ग्वेनिन की जगह पे आ जाएगा साइटोसिन, ग्वेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमीन, तो थाइमीन यहाँ ले नहीं सकते, यूरेसिल, सी का जी, टी का ए और ए का यू और टी का फिर से ए, तो ये सीक्वेंस होगी 3' to 5' आरएनए की। सेकेंड स्टैंड मान लो आरएनए बना देता है, तो आरएनए की सीक्वेंस होगी सी का कॉम्प्लीमेंट्री, सेकेंड स्टैंड का ये जो सी है इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आ जाएगा जी, टी का ए, जी का सी, ए का यू, टी का फिर से ए और ए का यू, ये हो गया 5' to 3'। तो मान लेते हैं दोनों स्टैंड एज ए टेम्पलेट वर्क कर रहे हैं और दोनों स्टैंड ने टोटल 2 आरएनए बना दिए, या ऐसा समझ सकते हो डीएनए जो बोस है उसने अपने चमचों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो होगा क्या, आपको पता होगा जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं, बेस पेयर 3 तरीके पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं कोडोन। कोडोन लाइक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कोडिंग लैंग्वेज, तो जैसे कंप्यूटर में आपको जो भी बाहर दिखता है उसके पीछे कुछ कोडिंग लैंग्वेज यूज होती है, सेम जब ह्यूमन डीएनए से प्रोटीन बनती है तो कोडोन जो होते हैं वो कॉपी होते हैं, वो कोडोन प्रोटीन को कोड करते हैं, वो कोडोन एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं और 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक कोडोन बनाते हैं। तो यहाँ पे ये कोडोन हो गया, नीचे वाले आरएनए में 2 कोडोन हो गए, ऊपर वाला CUG ये कोडोन बनाता है, ये कोडोन कोड करता है अमीनो एसिड 1 को, AUG कोड करता है अमीनो एसिड 2 को, नीचे वाले केस में GAC ये अमीनो एसिड 3 को कोड करेगा, ये अमीनो एसिड 4 को कोड करेगा। 1, 2, 3 और 4 ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, एक्चुअली में जो अमीनो एसिड होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, ग्लाइसिन, वेलिन वगैरह etc। तो ये हम कोडोन वाले टॉपिक में देखेंगे। तो देखो ऊपर वाली सीक्वेंस जो प्रोटीन बना रही है वो है अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2, इसमें 1 और 2 है। नीचे वाली जो सीक्वेंस है ये जो प्रोटीन बनाएगी वो अमीनो एसिड 3 और अमीनो एसिड 4, इसका मतलब दोनों की दोनों प्रोटीन डिफरेंट टाइप की है। तो हुआ क्या, जब डीएनए से आरएनए बन रहा था, जब डीएनए एज ए बोस अपने चमचों को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो चमचे क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जब चमचों को मिल जाती है तो फिर वो अपना ब्रेन यूज करते हैं, वो सोचते हैं कि बॉस से अच्छा काम हम कर सकते हैं तो क्यों ना हम बॉस बन जाए। तो इसके चक्कर में उनकी जो गैंग है सारी की सारी बर्बाद हो जाती है, आपने देखा होगा मूवीज में। यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ, डीएनए ने सोचा सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर देते हैं, मतलब दोनों स्टैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करेंगे और आरएनए के 2 स्टैंड बनाएंगे। 2 स्टैंड बना दिए, इसका मतलब प्रोटीन भी 2 टाइप की बन रही है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था डीएनए का फ्रेगमेंट जिसको जीन बोलते हैं, जीन आरएनए बनाता है, आरएनए से एक प्रोटीन बनता है, बट यहाँ पे 2 प्रोटीन बन गए। इसका मतलब ऑलरेडी ह्यूमन की जो सेल होती है उसमें 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए, उसके अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 30,000 जीन है। इतनी जीन इतने ज़्यादा प्रोटीन बनाती है। अब एवरी जीन 2 प्रोटीन बनाने लगी तो प्रोटीन हो जाएंगे 60,000 टाइप के। तो ह्यूमन की जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी, इनहेरिटेंस का जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, इनहेरिटेंस और ज़्यादा एक्यूरेट करना पड़ेगा, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए इसीलिए दोनों स्टैंड एज ए टेम्पलेट वर्क नहीं करेंगे। डीएनए का एक ही स्टैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करेगा और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होगा, बिकॉज 2 प्रोटीन नहीं चाहिए, एक ही प्रोटीन चाहिए। एक प्रॉब्लम तो ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, दूसरी प्रॉब्लम ये है, इसी का थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। होता क्या है, मान लेते हैं फिर से ऐसा हुआ, डीएनए जो बॉस है उसने क्या किया, अपने चमचों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो इस केस में क्या होगा, चमचे फर्स्ट केस में क्या हुआ था, चमचे खुद सोचने लगे कि हम भी बॉस बन सकते हैं, तो गैंग का सारा जो काम है वो चौपट हो गया था, सारा काम खराब हो गया था। अब यहाँ पे चमचे क्या सोचते हैं, दोनों जैसे ही चमचों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मान लो जो चमचे हैं वो अच्छे से काम करने वाले नहीं है, तो उस केस में वो सारी इन्फॉर्मेशन को सही से यूज़ नहीं कर सकते, तो वो एज ए वर्कर तो वहाँ पे होंगे बट अच्छे से काम नहीं करेंगे। यहाँ पे भी ऐसा होता है, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे ही सेल में पर्टिकुलर लोकेशन पे डीएनए के दोनों स्टैंड आरएनए बनाएंगे, उसी टाइम पे दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, आरएनए हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड। और ध्यान रखना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसी भी काम का नहीं होता। जैसे डीएनए के जो चमचे हैं, बॉस के जो चमचे हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो किसी काम के नहीं होते, सेम आरएनए भी किसी काम का नहीं होगा। तो टोटल 2 कंडीशन हमारे पास है
कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क नहीं करते ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, रिपीट कर रहा हूँ, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं, बट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क नहीं करते। उसके पीछे दो रीजन है। रीजन नंबर वन, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए बना देंगे तो 2 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनेगी, उसकी वजह से ह्यूमन की जो इनहेरिटेंस वाला सिस्टम है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, प्रोटीन डबल हो जाएगी, आरएनए डबल हो जाएंगे, तो प्रॉपर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर टू ये है, जैसे ही 2 स्ट्रैंड बनते हैं, 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो आरएनए डबल स्टैंडर्ड इनएक्टिव होता है, आरएनए आगे वर्क नहीं करेगा। तो ये दोनों रीजन हो गए। सारा का सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा, एनसीईआरटी के नोट्स हैं, लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इनको रीड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए कैसे बनता है ये तो हमें पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, बट उससे पहले ये पता कर लेते हैं आरएनए कितने टाइप के होते हैं। तो आरएनए सेल के अंदर 3 टाइप के होते हैं। ऐसा समझ लो डीएनए के 3 टाइप के चमचे हैं। एक तो चमचा मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, एक चमचा वो जो इन्फॉर्मेशन उधर से लेके इधर ट्रांसफर करेगा, कोई काम नहीं करेगा, केवल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। दूसरा चमचा वो राइबोसोमल आरएनए, एक मोटा सा चमचा है जो एक जगह पे ज़्यादा स्टेबल रहना चाहता है। आपको पता ही होगा जो मोटे लोग होते हैं वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहते, एक जगह पे अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। सेम राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए के साथ होता है, ये एक ही जगह पे स्टेबल रहना चाहता है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सबसे मोटा है तो स्टेबल रहता है, ये एक ही जगह पे स्टेबल रहता है। और एमआरएनए और टीआरएनए इसके साथ कैसे अटैच होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, जैसे मैसेंजर आरएनए इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए बनाएगा एमआरएनए, ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और फिर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। वहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बैठा है, ये भी बना न्यूक्लियस के इनसाइड में है, डीएनए से बना है, फिर ये चला जाएगा साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे राइबोसोमल प्रोटीन के साथ अटैच होके राइबोसोम बनाएगा। वो राइबोसोम ये रहा, इस राइबोसोम में 2 यूनिट्स होती है, तो ये दोनों एक जगह पे बैठे हुए हैं, ये राइबोसोमल आरएनए एक ही जगह पे स्टेबल है, तो ये अटैचमेंट के लिए लोकेशन प्रोवाइड करवाता है और बॉन्ड्स भी बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड आप जानते होंगे। बात करते हैं थर्ड टाइप का आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, इसको अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। अडेप्टर का मतलब एक जगह से कुछ उठाएगा दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगा, इसका फंक्शन भी ऐसा होता है। ऐसी स्ट्रक्चर है, अपर जो इसका स्ट्रैंड है यहाँ पे अमाइनो एसिड को अटैच करता है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम जो होता है उस पर लाके वहाँ पे रिमूव कर देता है और प्रोटीन की चेन बनती है। तो आरएनए 3 टाइप के, एक मैसेंजर आरएनए, एक चमचा वो जो मैसेज डिलीवर करेगा, दूसरा चमचा वो मोटा ताजा चमचा है जो काम नहीं करेगा, एक जगह स्टेबल रहना चाहता है बट सबको कंट्रोल कर सकता है। तीसरा जो ट्रांसफर आरएनए, एक ऐसा चमचा जो डिलीवरी का काम करता है, मतलब यहाँ पर डिलीवरी का मतलब है एक जगह से सामान लेके आएगा दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा, जो एक्चुअली में वर्क करता है। 3 टाइप के आरएनए हो गए। The 3 type of RNA are transcribed from different region of DNA template। ये सारे के सारे DNA के डिफरेंट पार्ट से ट्रांसक्रिप्ट होते हैं। इसका मतलब बहुत लंबा DNA है, 2.2 मीटर लेंथ का। ह्यूमन की बात करें तो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, कोई पार्ट ऐसा होगा जो राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, कोई मैसेंजर आरएनए बनाएगा, कोई ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। RNA change is a complementary to the DNA strand which produce it। All the 3 kinds of RNA play a role in protein synthesis। सारे के सारे प्रोटीन सिंथेसिस में कोई ना कोई काम करते हैं। राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं। राइबोसोमल आरएनए सबसे मोटा वाला आरएनए है, सेल में मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा, 70 to 80% होता है टोटल आरएनए का। राइबोसोमल आरएनए ये बनता कैसे है इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा, सेल के अंदर विदाउट मेम्ब्रेन वाले छोटे साइज के, स्मॉल साइज के सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जिनको राइबोसोम बोलते हैं। ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक में 80S टाइप के होते हैं। जो 70S टाइप का राइबोसोम है इसके अंदर 2 सब यूनिट होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज को यहाँ पे 50S बोलते हैं, स्मॉल को यहाँ पे 30S बोलते हैं। 50 और 30 को ऐड करके आप 70 बताना चाहते हो, बट ऐसा नहीं होता है। एस जो है वो सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से निकलता है, तो इसको ऐड नहीं कर सकते। 50 ये लार्ज वर्ड है, लार्ज वर्ड है तो ये यूनिट लार्ज। 30 वाला थोड़ा स्मॉल है तो ये यूनिट स्मॉल। 80 वाला है,
50 में 10 ऐड कर दो ये 60 हो जाएगा, 30 में 10 ऐड कर दो ये 40 हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम, यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए को समझने के लिए राइबोसोम की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो देखते हैं राइबोसोम की स्ट्रक्चर। एक लार्ज सब यूनिट है, पहले सबसे पहले प्रोकैरियोटिक में बात करते हैं। एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट जब राइबोसोम बनता है तो राइबोसोम बनते टाइम होता क्या है, राइबोसोम के अंदर एक तो राइबोसोमल प्रोटीन होती है जो सेल का जो न्यूक्लियोलस पार्ट है, न्यूक्लियस के इनसाइड में वो बनाता है। इसके अंदर एक होता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये दोनों मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। तो हम राइबोसोम की स्टडी कर लेते हैं तो इजीली पता चल जाएगा राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट है। बनता तो राइबोसोमल आरएनए डीएनए से और राइबोसोमल प्रोटीन न्यूक्लियोलस से बनती है, बट जब दोनों अटैच हो जाते हैं तो राइबोसोम बनता है। प्रोकैरियोटिक में बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक में टोटल 3 टाइप के, प्रोकैरियोटिक में टोटल 3 टाइप के आरएनए होते हैं। 2 होंगे लार्ज सब यूनिट 50s में 2, एक तो हो जाएगा 5s आरएनए, दूसरा हो जाएगा 23s आरएनए। 5s आरएनए और 23s आरएनए। स्मॉल सब यूनिट में ओनली सिंगल आरएनए होता है, वो होता है 16s आरएनए। इनको याद रखना, 23, 5 और 16। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 23 और 5 को ऐड करके आप बोलना चाहोगे सर ये 50 तो नहीं हो रहा, इनको ऐड नहीं कर सकते, ये जस्ट इनके वेट को डिनोट करता है। ओके, बिकॉज जो 50s है उसके अंदर आरएनए के अलावा प्रोटीन भी प्रेजेंट है, तो जो टोटल वेट होता है वो प्रोटीन और आरएनए का होता है। तो 50 में टोटल 2 आरएनए, 5s और 23s। 30 में ओनली 16s। यूकैरियोटिक में भी 2 यूनिट्स होती है, एक लार्ज और स्मॉल। लार्ज यूनिट में यहाँ पे 3 टाइप के आरएनए होता है। एक तो सेम प्रोकैरियोटिक के जैसे 5s, बट दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 5.8s, तीसरा हो जाएगा 28s। तो याद रखना प्रोकैरियोटिक में जो 5 और 23 है उसको ऐड कर देते हैं तो 28 आ जाता है। तो यहाँ पे एक 5, एक 5.8, एक 28। स्मॉल सब यूनिट में एक सिंगल आरएनए जिसको बोलते हैं 18s, यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ पे 18s है। तो राइबोसोम के इनसाइड में आरएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये राइबोसोमल आरएनए डीएनए के फ्रेगमेंट से बनता है जिसको जीन बोला जाता है। राइबोसोम की स्ट्रक्चर पता चल गई, राइबोसोमल आरएनए की स्ट्रक्चर पता चल गई। इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम आर द साइट ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करवाता है। बताया था राइबोसोमल आरएनए मोटा वाला होता है तो एक जगह पे स्टेबल रहता है, दूसरे वाले आरएनए इसके साथ आके अटैच होंगे और प्रोटीन की चेन बनाएंगे। इट एड इन मूविंग राइबोसोम अलोंग द mRNA स्ट्रैंड एज अमीनो एसिड आर लिंक टुगेदर टू मेक ए प्रोटीन। प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, बात करते हैं सेकेंड टाइप का जो आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए। ये ओनली 15% होता है। मिनिमम अमाउंट में mRNA होता है, मैसेंजर आरएनए, बिकॉज मैसेज ट्रांसफर करने के लिए छोटा सा बहुत होता है। ओके, इसको सोल्यूबल आरएनए भी बोल देते हैं, sRNA भी बोल देते हैं। ट्रांसफर आरएनए सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें इजीली सोल्यूबल हो जाता है। ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखने के बाद इसका फंक्शन देखेंगे। तो ट्रांसफर आरएनए, इसकी 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। एक तो 2D स्ट्रक्चर। 2D में ये कैसा दिखता है? 2D में ये दिखता है लुक लाइक क्लोवर लीफ। क्लोवर एक प्लांट होता है, उसकी जो लीफ होती है वो 3 के पेयर में प्रेजेंट होती है। इस तरीके से टोटल 3 लीफ है। ये हो जाएगा प्लांट, इसमें एक लीफ ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी, ऐसे 3 लीफ होती है। ऐसा ही 2D का डायग्राम दिखता है। पर 3D का जो डायग्राम है, 3D का जो स्ट्रक्चर है वो दिखता है इन्वर्टेड एल। इन्वर्टेड एल है, यहाँ पे ध्यान देना। 2D क्लोवर लीफ, 3D इन्वर्टेड एल शेप में। तो जो यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है वो है 2D स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रखी है वो है 2D स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर में टोटल 3 लूप प्रेजेंट होती है। 3 लीफ के जैसे 3 लूप। नंबर 1 T-साइसी लूप, एक छोटी सी वेरिएबल लूप होती है जो वेस्टिजियल होती है। एंटीकोडोन लूप लोअर साइड में और लेफ्ट साइड में DHU लूप। टोटल 3 लूप है। एक यहाँ पे जो चेन होती है, चेन का एक 3' एंड, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर स्टैंड या एक्सेप्टर स्टेम। 3' वाला एंड का है जिसपे ACC सीक्वेंस होती है, एडेनिन, साइटोसिन और साइटोसिन।
होता क्या है, जब ट्रांसफर आरएनए बनता है तो ट्रांसफर आरएनए एक लार्ज स्ट्रक्चर है, एक ही जगह पर ये सुपर कोइल्ड पोजीशन में रहता है, तो इसके अंदर फोल्डिंग हो जाती है। बिकॉज इसका स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ये एंड वाले पार्ट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो इसकी फोल्डिंग हो जाती है। फोल्डिंग टाइम पे लूप बन जाते हैं। लूप इसलिए बनते हैं बिकॉज लूप वाली लोकेशन पे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो स्पेशल टाइप के मॉडिफाइड नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो वो बॉन्ड नहीं बना सकते हाइड्रोजन बॉन्ड, तो लूप बन जाती है। टोटल 3 लूप हो गई और एक यहाँ पे आर्म होगी जिसको अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं। अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म 3 प्राइम वाले एंड पे। ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर। फंक्शन भी देख लेते हैं। अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, इसका फंक्शन होता है इसके ऊपर अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, इसके ऊपर अमाइनो एसिड अटैच होते हैं जो अमाइनो एसिड प्रोटीन चेन बनाने में यूज होते हैं। एंटीकोडोन लूप mRNA पे आपको बताया था, mRNA पे होता है कोडोन फॉर एग्जांपल AUG, तो इसका एंटीकोडोन जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन, यूरेसिल का एडेनिन, ग्वेनिन का साइटोसिन, तो ये TAC यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी, राइबोसोमल आरएनए के साथ या राइबोसोम के साथ mRNA अटैच है, लोअर जो स्मॉल सब यूनिट है, ये वाला ट्रांसफर आरएनए अपर साइड में जाके लार्ज सब यूनिट के साथ जाके अटैच हो जाएगा। कोडोन और एंटीकोडोन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अपर साइड में टॉप पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, दूसरा वाला ट्रांसफर आरएनए आएगा तो उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ऐसी प्रोसेस होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, कंटिन्यू करते हैं। पता चल गया आपको टोटल 3 लूप 1 आर्म। तो आर्म का फंक्शन आपको पता चल गया, इस पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। एंटीकोडोन लूप का फंक्शन पता चल गया, एंटीकोडोन होते हैं जो mRNA के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। DHU और T-साइसी लूप का सिंपल सा फंक्शन होता है। एक फंक्शन तो ये होता है DHU और T-साइसी लूप प्रोटीन सिंथेसिस में बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में एज ए एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है। सेकेंड फंक्शन ये होता है, ये वाली जो लूप है DHU लूप, ये डायरेक्टली जाके राइबोसोम के साथ अटैच होती है, तो अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करवाती है। तो सबके फंक्शन हो गए क्लियर, सारे आपको नोट्स में लिखे हुए मिल जाएंगे, इजीली आप समझ सकते हो। फंक्शन भी आपको पता चल गया होगा। अडेप्टर आरएनए होता है तो एक जगह से दूसरी जगह पे अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है। बात करते हैं mRNA की, तो mRNA एक लॉन्ग आरएनए होता है, ऑल ओवर सेल में 2 to 5% होता है। टोटल आरएनए कंटेंट का 2 से 5% मिनिमम होता है। सिंगल होता है, ये अनकोइल्ड होता है, स्ट्रेट होता है, इसके ऊपर वही सिंगल स्टैंडर्ड है, कोडोन प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियस में बनता है और फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है। कोडोन प्रेजेंट होता है इस तरीके से UAAGGCAGU। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन बॉस के पास है, बॉस अपने एक मेन चमचा जिसको मैसेंजर आरएनए हमने बोला है उसको ट्रांसफर करेगा, फिर वो चमचा वहां से लेके दौड़ेगा कहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम के साथ जाके अटैच होगा और फिर किसको बुलाएगा, ट्रांसफर आरएनए को, भाई आजा, लेके आजा। क्या लेके आजा, अमाइनो एसिड। कंटिन्यूअस ट्रांसफर आरएनए आएगा, अमाइनो एसिड आएंगे, बॉन्ड बनेंगे और चेन बन जाएगी। बहुत ही इजी प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझना क्या होता है। एक्चुअली में जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है उसको एक यूनिट बोलते हैं। एक छोटे से डीएनए जो एक एमआरएनए बनाएगा उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में टोटल 3 टाइप के रीजन होते हैं। नंबर 1 प्रमोटर, जहां से आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अटैच होगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। नंबर 2 द स्ट्रक्चरल जीन, एक्चुअली में डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो आगे जाके एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए जिसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है स्ट्रक्चरल यूनिट। टर्मिनेटर पे एंजाइम पहुंचते ही प्रोटीन सिंथेसिस की टर्मिनेटर पे एंजाइम पहुंचते ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो एक ये हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके अंदर यहाँ पे प्रमोटर, यहाँ पे टर्मिनेटर, बीच वाला पार्ट हो गया द स्ट्रक्चरल जीन। ओके, एक पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी में, उसको समझते हैं। देयर इज ए कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द 2 स्टैंड ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। There is a convention in defining the 2 strand of DNA in the structural gene of a transcription unit। होता क्या है, एनसीईआरटी में टोटल 4 टर्म्स दे रखी है। नंबर 1 टेम्पलेट, नंबर 2 नॉन टेम्पलेट, नंबर 3 कोडिंग, नंबर 4 नॉन कोडिंग स्टाइल। इनमें कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को, यही कंफ्यूजन हम दूर करेंगे इस वीडियो के अंदर।
टेम्पलेट क्या होता है, नॉन टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट वाला कोडिंग होता है या नॉन कोडिंग होता है, नॉन टेम्पलेट वाला कोडिंग होता है या नॉन कोडिंग होता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो समझते हैं। आपको क्या ध्यान रखना, डायग्राम देखते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी ने क्या बताया है, एनसीईआरटी ने क्या बताया है कि जो एमआरएनए होता है वो टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जो एमआरएनए होता है वो टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो फॉर एग्जांपल हम एक डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले GATCAC, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, CTAGT और ये G, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ये वाला है टेम्पलेट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा एमआरएनए। तो एमआरएनए की सीक्वेंस क्या हो जाएगी, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री, ग्वेनिन थाइमिन का एडेनिन, एडेनिन का यूरेसिल, ग्वेनिन का साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन, ग्वेनिन का साइटोसिन। ये होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए की स्ट्रक्चर। तो नीचे वाला हो गया टेम्पलेट, टेम्पलेट के जस्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री है ये हो जाएगा नॉन टेम्पलेट। ऊपर वाले यहाँ पे देखो इसको टेम्पलेट बता रखा है, तो ये नीचे वाला नॉन टेम्पलेट। अब ये कोडिंग वाला क्या हो गया इसको समझना। टेम्पलेट वर्ड सुनते ही आपको पता चल जाता है कि एमआरएनए उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कोडिंग वर्ड सुनते ही माइंड में आता है कि एमआरएनए के अंदर कोड होते हैं, इसका मतलब जो टेम्पलेट के जैसे वर्क करता है वही कोडिंग हो सकता है। बट बिल्कुल भी ये गलती मत करना, जो टेम्पलेट होता है वो कोडिंग नहीं होता। इसके पीछे का रीजन समझते हैं। बेटा रीजन ये है, जो टेम्पलेट है टेम्पलेट की सीक्वेंस देखो और कोडिंग की सीक्वेंस देखो, एक तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर क्या करना है, नॉन टेम्पलेट और कोडिंग की सीक्वेंस देखनी है। नॉन टेम्पलेट और कोडिंग की सीक्वेंस देखते हैं तो पता चलता है ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल है। जी वाली जगह पे जी है, ए की जगह पे ए है, टी की जगह पे यू है। डिफरेंस क्या है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल है। ये डिफरेंस ऑलरेडी हमें पता है। जब एमआरएनए बनता है, जो आरएनए बनता है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, आरएनए में यूरेसिल होता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट जो नॉन टेम्पलेट स्टैंड है वो कोडिंग स्टैंड के सिमिलर है। एमआरएनए में ये होते हैं कोडोन, कोडोन। तो जो स्टैंड डीएनए का कोडोन के सिमिलर होता है उसको बोल देते हैं कोडिंग स्टैंड। तो नॉन टेम्पलेट वाले को यहाँ पे बोलेंगे कोडिंग, ये हो जाएगा कोडिंग। कोडिंग क्या हो जाएगा, टेम्पलेट का जो अगेंस्ट नॉन टेम्पलेट जिसको बोला है वो हो जाएगा कोडिंग। कोडिंग वर्ड यहाँ पे यूज किया है जो एमआरएनए की सीक्वेंस के सिमिलर है। डिफरेंस होना चाहिए थाइमिन और यूरेसिल का। डीएनए के कोडिंग में थाइमिन और आरएनए में यूरेसिल, छोटा सा डिफरेंस होगा। फिर बात करते हैं नॉन कोडिंग। तो कोडिंग ये पता चल गया, तो दूसरा वाला नॉन कोडिंग हो जाएगा। फिर प्रमोटर और टर्मिनेटर की लोकेशन को फिक्स करने के लिए एनसीईआरटी बोलती है कि हम एक स्पेशल जो पॉइंट है उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है, जो 5 प्राइम वाला एंड है और इधर 3 प्राइम वाला एंड, राइट लेफ्ट साइड में 5 प्राइम एंड, राइट साइड में 3 प्राइम एंड, इसको हम लेते हैं कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो हो जाएगा टेम्पलेट स्टैंड। कोडिंग स्टैंड को फिक्स मानना है। लेफ्ट वाला 5 प्राइम कोडिंग, लेफ्ट में 5 प्राइम होना चाहिए, लेफ्ट में 3 प्राइम होगा वो कोडिंग नहीं होगा। फिक्स लेने से फायदा ये होगा, आगे जब भी ये बोलेंगे कि डीएनए के स्टैंड के साथ डीएनए के 5 प्राइम पे आके एंजाइम अटैच हो रहा है, तो ये 5 प्राइम कौन सा है, ये 5 प्राइम एंड है कोडिंग स्टैंड का। रिपीट कर रहा हूँ, हमने रेफरेंस पॉइंट कोडिंग स्टैंड को लिया है, तो कोडिंग स्टैंड का जो 5 प्राइम एंड है एक्चुअली में वो 5 प्राइम एंड होगा, टेम्पलेट वाला नहीं होगा। टेम्पलेट का 5 प्राइम देखोगे तो वो राइट साइड में हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो 5 प्राइम है वो कोडिंग स्टैंड का है। तो कोडिंग स्टैंड को एनसीईआरटी ने प्रोसेस को इजी बनाने के लिए एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया। आगे जो भी पॉइंट डिफाइन करेंगे उसको कोडिंग स्टैंड के अगेंस्ट, कोडिंग स्टैंड के रिगार्डिंग डिफाइन करेंगे। तो कोडिंग स्टैंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। एनसीईआरटी क्या बोलती है, जो प्रमोटर होता है वो प्रमोटर 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है, बट किसके, जिसको हमने रेफरेंस लिया था कोडिंग स्टैंड के। तो टर्मिनेटर इसके 3 प्राइम पे प्रेजेंट हो जाएगा। 5 प्राइम, 5 और 3 का कंपैरिजन करो, मैथमेटिक्स में 5 नंबर लार्ज होता है, 3 स्मॉल होता है। तो लार्ज वाले को यहाँ पे बोल देंगे हम अप स्ट्रीम और स्मॉल वाले को बोल देंगे डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अपर वाले को अप स्ट्रीम, लोअर वाले को डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है, लाइक यूट्यूब पे कोई वीडियो चलता है उसकी स्ट्रीमिंग होती है, स्टार्टिंग से
एंड तक कंटिन्यूस चलता है। सेम यहाँ पे भी ऐसा है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस एक स्ट्रीमिंग प्रोसेस है। स्ट्रीमिंग स्टार्ट कहाँ से होगा? अप स्ट्रीम से, अपर लेवल से स्टार्ट होगा, लोअर लेवल में चला जाएगा। अपर कौन सा है? कोडिंग का 5 प्राइम एंड। लोअर कौन सा है? कोडिंग का 3 प्राइम एंड। तो प्रमोटर 5 प्राइम एंड पे किसका? कोडिंग, और 3 प्राइम एंड पे टर्मिनेटर, बीच में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी समझाया है सारा आपको एग्जैक्टली नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। एक पॉइंट ये भी समझ लेते हैं। देर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑफ द प्रमोटर। ये समझना क्या होता है। होता क्या है, जो डीएनए है, डीएनए में यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पे टर्मिनेटर है। ये सीक्वेंस वैसे तो फिक्स है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक पॉइंट समझते हैं, इस पॉइंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपके टीचर ने आपको बोला चैप्टर 1 का आपका टेस्ट होगा, तो टेस्ट होगा 2 अक्टूबर को। तो टेस्ट के अंदर जो सिलेबस है उसको फिक्स कर दिया, चैप्टर 1 और चैप्टर 3, 1 से 3 तक जो भी है सारा आएगा, 1 से 3 तक। तो 2 भी आएगा डेफिनेटली। फिर टीचर ने क्या किया, जो सिलेबस बताया था उसी में से क्वेश्चन दिए, सारे क्वेश्चन सिलेबस में से, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ऐसा ही होता है। प्रमोटर की लोकेशन फिक्स होती है, टर्मिनेटर की लोकेशन फिक्स होती है। लोकेशन फिक्स है तो बीच वाली जो चेन है वो भी फिक्स होगी। तो जो mRNA ट्रांसक्रिप्शन होना चाहता है वही mRNA बनेगा। ओके, बट हुआ क्या, थोड़ा सा चेंज हो गया, टीचर का माइंड बदल गया। फर्स्ट 2-3 चैप्टर आपको सिलेबस में दिए थे, 2-3 क्वेश्चन चैप्टर 4 में से दे दिए, आपके रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब जो लिमिटेशन पहले डिसाइडेड थी, जो सिलेबस पहले डिसाइडेड था, सिलेबस की लिमिटेशन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट चेंज हो गया, तो सिलेबस के जो क्वेश्चन है वो भी चेंज हो गए, आपका रिजल्ट अफेक्टेड हो गया। सेम यहाँ पे भी ऐसा है। इन केस प्रमोटर और जो टर्मिनेटर है, प्रमोटर और जो टर्मिनेटर है वो फिक्स है, तो प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आके अटैच होगा, प्रोसेस को कंटिन्यूस करेगा, फिक्स mRNA बनेगा। लिमिटेशन चेंज कर देते हैं, प्रमोटर को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मूव कर देते हैं, तो जो स्ट्रक्चरल जीन है इसकी साइज इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने का मतलब है mRNA भी इंक्रीज हो गया साइज में, mRNA लेंथ में इंक्रीज हो गया। इसका मतलब सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आ गया, तो ये तो गलत बात है। इसके लिए डीएनए में स्ट्रक्चरल यूनिट में स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिनको बोलते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंस, रेगुलेटरी प्रोटीन। ये अप स्ट्रीम में भी प्रेजेंट होती है, डाउन स्ट्रीम में भी। तो जैसे ही रेगुलेटरी प्रोटीन में ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पहुंचेगा, उसको पता चल जाएगा भाई प्रमोटर यहीं पे है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करनी है। एंड में पहुंचेगा, पता चल जाएगा टर्मिनेटर यहीं पे है, तो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट था, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको भी समझ लिया हमने। बात करते हैं जीन की। एक्चुअली में जीन क्या होता है, तो चैप्टर 5 से हमें पता है जीन क्या होता है। जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो फंक्शनल यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, तो स्ट्रक्चरल यूनिट तो डीएनए की होती है, मोलिकुलर बायोलॉजी की होती है, बट इनहेरिटेंस की ओनली फंक्शनल यूनिट होती है जो एक्चुअली में इनहेरिटेंस करती है। एक्चुअली में इनहेरिटेंस करने का मतलब है जो जीन होती है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगी, और ऑफस्प्रिंग मतलब पेरेंट से बच्चों में जाती है, और बच्चों में जाके प्रोटीन बनाती है, तभी तो जो बेबी होता है उसका डेवलपमेंट होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो जीन होती है वो फंक्शन करती है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ह्यूमन का जो डीएनए है वो 2.2 मीटर लेंथ का है, इसमें से ओनली 2% पार्ट एक्टिव है, फंक्शनली एक्टिव है। इसका मतलब 2% पार्ट है वो जीन है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो जीन नहीं होता है। तो जो डीएनए का फंक्शनल एक्टिव पार्ट होता है उसको जीन बोला जाता है। तो जीन को फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोल दिया। अब जीन एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में जीन डीएनए होता है, एक्चुअली में जीन डीएनए होता है। तो डीएनए की सीक्वेंस को जीन बोल देते हैं। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए। ऐसा नहीं है ओनली एमआरएनए को कोड करने वाली जीन होगी, ट्रांसफर आरएनए और आरएनए वाली भी जीन होती है। ओके, जीन के लिए एक और वर्ड यूज किया है एनसीईआरटी ने, सिस्ट्रोन। जीन को सिस्ट्रोन बोला है, जीन को क्या बोला है, सिस्ट्रोन बोला है। स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्टोनिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है, जो जीन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक जीन डीएनए में यहाँ पे होगा, फिर बीच में गैप आ गया, फिर आगे वाला जीन फिर से गैप आ गया, अलग अलग जीन होते हैं। तो जीन अलग अलग होते हैं, इसको बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक जीन। एक सेगमेंट एक ही जगह पे, फिर गैप आएगा, फिर अगला सेगमेंट होगा, तो एक जीन पहले आ गई, फिर गैप, फिर से अगली जीन। बट प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है जो डीएनए है उसमें कंटिन्यूस जीन है, कंटिन्यूस जीन है, बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है। कंटिन्यूस जीन है, बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक के जो जीन होते हैं वो कंटिन्यूस होती है,
बट यूकैरियोटिक में जो मोनोसिस्टोनिक कंडीशन है, बीच में जीन में फिर आगे गैप, ये होता है जीन स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, द जीन इन यूकैरियोटिक आर स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब समझना, एक तो ये पंगा है यूकैरियोटिक में जो जीन होती है, पहले एक जीन फिर गैप फिर जीन, ऐसे होता है। इसके अलावा एक और पंगा होता है। बात ये है यूकैरियोटिक का जो आरएनए होता है, यूकैरियोटिक का जो आरएनए होता है, जब एमआरएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे तो इसमें 2 टाइप के पार्ट होते हैं। एक तो ये वाला पार्ट जो प्रोटीन बनाएगा, इसको बोलते हैं एक्सोन। दूसरा पार्ट जो प्रोटीन नहीं बनाएगा, इसको बोलते हैं इंट्रोन। एक्सोन, इसमें कोडोन होते हैं जो आगे जाके ट्रांसलेट होंगे और प्रोटीन बनेगा। इंट्रोन में कोई कोडोन नहीं होते, अनयूजुअल पार्ट होता है डीएनए का, इसका कोई फंक्शन नहीं होता। इसका मतलब यूकैरियोटिक की जो डीएनए की सीक्वेंस होती है, उसमें जो जीन वाला पार्ट होता है उसमें फंक्शनल पार्ट भी और नॉन फंक्शनल भी। सर आपने बताया जीन फंक्शनल है, फिर ये क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज और हो गया, हुआ ये यूकैरियोटिक की जो जीन है वो स्प्लिट जीन है। स्प्लिट का मतलब एक ही जीन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड है, उसमें पहले कोडिंग पार्ट आएगा फिर नॉन कोडिंग पार्ट आएगा। कोडिंग पार्ट जो प्रोटीन बनाएगा, नॉन कोडिंग पार्ट जो कुछ भी नहीं करेगा। तो यूकैरियोटिक में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए बनने के बाद उसको बोलते हैं एचएनआरएनए। ये एचएनआरएनए बनने के बाद इसमें एक्सोन और इंट्रोन दोनों सीक्वेंस होती है, एक्सोन फंक्शनली एक्टिव, इंट्रोन फंक्शनली इनएक्टिव। तो फिर से इसको एमआरएनए में कन्वर्ट करने के लिए मोलिकुलर सीजर आते हैं, वो स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू, स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रोन को कट करेंगे और एक्सोन को अटैच कर देंगे, फिर से एक्टिव जीन को बनाते हैं। जो यूकैरियोटिक है उनमें स्प्लिट टाइप की जीन होती है। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सोन। जो कोडिंग वाला उसको एक्सोन बोलेंगे। एक्सोन आर सेड टू बी द दोज सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। जो प्रोसेस्ड आरएनए में प्रेजेंट होती है, मैच्योर आरएनए जिसको एमआरएनए बोलते हैं उसमें प्रेजेंट होती है। एचएनआरएनए में दोनों प्रेजेंट होती है। एक्सोन आर इंटरप्टेड बाय इंट्रोन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। जो प्रोसेस्ड आरएनए में प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये हो गया स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट। तो हुआ क्या, जीन की डेफिनेशन में कॉम्प्लिकेशन आ गया। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ द जीन इन टर्म ऑफ द डीएनए सेगमेंट। स्टार्टिंग में जीन की डेफिनेशन हमने दी थी, जो जीन होती है वो डीएनए का सेगमेंट होता है जो फंक्शनली एक्टिव होता है। बट प्रोकैरियोटिक के लिए ये सही था, प्रोकैरियोटिक पुराने होते हैं उनमें सब सही था। बट जैसे यूकैरियोटिक जो एडवांस टाइप का है उनमें थोड़ा चेंज हो गया। जो जीन है वो सारी की सारी एक्टिव नहीं है, जीन का सारा पार्ट एक्टिव नहीं है। जीन में ऐसा भी पार्ट है जो इंट्रोन्स बनाता है, जो आगे जाके प्रोटीन नहीं बनाते। तो यहाँ पे जीन की डेफिनेशन रोंग हो जाती है, जीन की डेफिनेशन रोंग हो जाती है। तो इसका मतलब जीन ओनली कोडिंग पार्ट नहीं होता, नॉन कोडिंग पार्ट भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो जीन की डेफिनेशन चेंज नहीं करेंगे, जीन को एक और नया नाम दे देंगे स्प्लिट जीन। तो प्रोकैरियोटिक में नॉर्मल जीन प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में स्प्लिट जीन प्रेजेंट है। तो ये अपना बेसिक कंप्लीट हो गया। अब एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। एंजाइम्स इन ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक में एक ही टाइप का आरएनए होता है, एक ही टाइप का आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, सिंगल। प्रोकैरियोटिक सिंपल है, उसमें एक टाइप का। यूकैरियोटिक में 3 टाइप का। प्रोकैरियोटिक में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होगा जो डीएनए पे डिपेंड होगा और वो 3 टाइप के आरएनए बनाता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। यूकैरियोटिक में कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट होती है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, यहाँ पे 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं इनको समझते हैं। 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज, ये रहे पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नाम दे रखे हैं। और ये किस टाइप के आरएनए के लिए एज ए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वर्क करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। याद करने का एक तरीका है, यहाँ पे फर्स्ट है, इसका मतलब एक ही टाइप का आरएनए होगा। सेकंड है, 2 टाइप के आरएनए होंगे। थर्ड है, 3 टाइप के आरएनए होंगे। ये कौन कौन से हो गए, इसको भी समझ लेते हैं। सेकंड, ये एमआरएनए के लिए कोड करता है। तो एमआरएनए डायरेक्टली नहीं बनता, हमने बताया था स्प्लिट जीन होती है तो पहले इनएक्टिव आरएनए बनाती है, उसको बोलते हैं एचएनआरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एमआरएनए का भाई एचएनआरएनए, तो पहले एचएनआरएनए बनेगा फिर एमआरएनए बनेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड 2 टाइप के आरएनए बनाएगा, एक एमआरएनए, दूसरा एमआरएनए का भाई एचएनआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए बनाता है, बट आरआरएनए में लार्ज प्लस स्मॉल दोनों टाइप के। स्मॉल में 40S का जो 18S होता है ये बना देता है। ओके, फिर बचा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो रिमेनिंग 3 में एक तो टीआरएनए आ जाता है, एक 5S आरआरएनए आ जाता है, एक एसएनआरएनए आ जाता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो फर्स्ट वाला एक टाइप का आरएनए, एक टाइप में आगे फर्दर 3 टाइप के आ जाएंगे।
लार्ज सब यूनिट के 2, स्मॉल सब यूनिट का 1। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड 2 टाइप के, एक एमआरएनए, एक एमआरएनए का भाई एचएनआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये 3 टाइप के, एक तो टीआरएनए, एक 5SRRNA, एक SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो टोटल 2 टाइप के आरएनए हो गए, टोटल 2 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हो गए, एक प्रोकैरियोटिक टाइप में हो गया, एक यूकैरियोटिक टाइप में हो गया। फंक्शन फिर से देख लेते हैं। एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिसमें मैसेज स्टोर होता है। ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड रीड करता है। आरएनए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ये स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्रोवाइड करता है, ये भी बॉन्ड बनाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम यूकैरियोटिक में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में। तो ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले इनिशिएशन, जो चेन है उसका इनिशिएशन स्टार्ट होता है, एमआरएनए बनना स्टार्ट होता है। देन इलोंगेशन, इनिशिएशन हो गया तो इलोंगेशन होगा। इनिशिएशन कहाँ से? स्ट्रक्चरल यूनिट का पार्ट 1 प्रमोटर से। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में एक फैक्टर आके अटैच होता है जिसको सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। जैसे ही ये फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से अटैच होता है, आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाएगा, ये प्रमोटर से साथ जाके अटैच होगा। प्रमोटर से अटैच होने के बाद ये वाला एंजाइम क्या करता है? डीएनए हेलिक्स के स्ट्रक्चर को बीच में से ओपन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, और जो टेम्पलेट स्टैंड होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाना स्टार्ट कर देता है। तो एमआरएनए का सबसे पहले 5 प्राइम एंड बनाता है, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज की भी एक प्रॉब्लम होती है, ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वर्क करेगा, एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा। तो जो 3 प्राइम वाला एंड है टेम्पलेट का, उस पर जाके अटैच होता है और 5 प्राइम बना देता है। उसके बाद इलोंगेशन स्टार्ट होता है। इलोंगेशन में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चल रही है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे डीएनटीपीज होते हैं। ये डीएनटीपीज क्या होते हैं? लाइक हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन में क्या पढ़ा था? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो वहाँ पे डीएनटीपीज थे, यहाँ पे डी को रिमूव कर दो, यहाँ पे एनटीपीज है, बिकॉज आरएनए में राइबो शुगर है, तो ये हो जाएगा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं, जैसे एटीपी हो जाएगा। तो 3 फॉस्फेट का मतलब है ये जो 3 फॉस्फेट है, जब प्रोसेस स्टार्ट होगी 3 में से 2 ब्रेक होंगे, एएमपी बनेगा। तो 2 फॉस्फेट ब्रेक होंगे तो एनर्जी निकलेगी। ट्रांसक्रिप्शन में जो एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवाता है? ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड के 2 फंक्शन होते हैं। एक तो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, 3 फॉस्फेट में से 2 को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करेंगे, वो एनर्जी यूज हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये हुआ, जो सबस्ट्रेट मटेरियल चाहिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर चाहिए, वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये एमपी, एएमपी, एसएससीएमपी भी होगा, यूएमपी भी होगा और जीएमपी भी होगा। ये सारे के सारे क्या करते हैं? एज ए सबस्ट्रेट और एज ए एनर्जी प्रिकर्सर वर्क करते हैं। तो चेन की इलोंगेशन होगी, कंटिन्यूस कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनेगी। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पे पहुंचेगा, सिग्मा फैक्टर तो रिमूव हो गया, रो फैक्टर अटैच होगा। रो फैक्टर अटैच होते ही एमआरएनए ये बन गया एमआरएनए। ये एमआरएनए एंजाइम से फ्री हो गया, एंजाइम से सेपरेट हो गया और एक प्रॉपर एमआरएनए बन गया। ये प्रोसेस होगी टर्मिनेशन। फिर होता क्या है, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में ये सेल की बाउंड्री हो गई, न्यूक्लिएट हो गया, तो यहीं पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो जैसे ही डीएनए से एमआरएनए बनेगा, उसी टाइम इससे प्रोटीन बनने लगता है। ट्रांसलेशन उसी प्लेस पे इंस्टेंटली हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे बाउंड्रीज का गैप नहीं है, और जो जीन है वो पॉलीसिस्टोनिक जीन है, तो कंटिन्यूस प्रोटीन बनाती रहती है। तो प्रोकैरियोटिक के लिए एक और पॉइंट आ गया, प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट होगी प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन। नोट्स में भी एक बार आप रीड कर लेना, जो मैंने एक्सप्लेन किया है सारा नोट्स में दे रखा है। बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। भाई यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एमआरएनए बनेगा, ये फिर बाहर जाएगा, ट्रांसलेशन करेगा। इसका मतलब ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक साथ तो स्टार्ट नहीं होते, पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है और अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स है, तो इनमें ट्रांसक्रिप्शन भी कॉम्प्लेक्स होगा, बिकॉज यहाँ पे 3 टाइप के आरएनए
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसके अंदर जो फंक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ही एमआरएनए, एक ही एंजाइम जब वर्क करेगा तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसमें लेबर का क्लियर कट डिवीजन होता है। डिवीजन कैसे होता है, जो काम करना होता है कैटालाइसिस का, वो टोटल 3 एंजाइम मिलके करते हैं। 3 एंजाइम मिलके करते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्या बनाएगा, एक ही टाइप का आरआरएनए जिसमें 2 लार्ज सब यूनिट के, एक स्मॉल सब यूनिट का। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड 2 टाइप के बनाएगा, एक एमआरएनए, दूसरा एमआरएनए का भाई एचएनआरएनए। फिर जो थर्ड है वो 3 टाइप के, टीआरएनए, 5sRNA और एसएनआरएनए। प्रोसेस को देखते हैं। प्रोसेस स्टार्टिंग में सेम है, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो जो इलोंगेशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, उसके बाद जो आरएनए बनता है उस वाले आरएनए को यहाँ पे बोलते हैं एचएनआरएनए। डायग्राम में आपको पता चलेगा, ये रहा आरएनए, एचएनआरएनए, इसको एचएनआरएनए बोलते हैं। इस एचएनआरएनए के अंदर एक्सोन पार्ट भी प्रेजेंट है और इंट्रोन पार्ट भी प्रेजेंट है। तो होगा क्या, ये इनएक्टिव है तो इसको एक्टिव बनाना है। एक्टिव किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे, स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू। तो सेकंड स्टेप होता है स्प्लाइसिंग प्रोसेस। स्प्लाइसिंग में क्या होगा, मोलिकुलर सीजर, पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव पार्ट को कट करेंगे, कट करके एक्टिव पार्ट को लाइगेज एंजाइम अटैच कर देता है। तो देखो कट करके ये एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बना जिसने कट कर दिया और अटैच कर दिया। इससे पहले 2 प्रोसेस होती है, एक कैपिंग, दूसरा पॉलीएडिनाइलेशन। जो भी एमआरएनए को हम कट कर रहे हैं, जो भी एचएनआरएनए को हम कट कर रहे हैं, वो एक ही जगह पे स्टेबल रहे। तो स्टार्टिंग का इसका जो पार्ट है 5 प्राइम एंड, इस पर कैप लगा देते हैं, 5-मेथिल गुआनोसिन 3-फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, इसकी कैप लगा लेते हैं जिससे एमआरएनए यहीं पे स्टेबल होता है। उसके बाद आगे प्रोसेस कंटिन्यूस करते हैं, इंट्रोन को काट के अलग कर देंगे, एक्सोन को अटैच कर देंगे, लास्ट में एक टेल लगा देते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन टेल, कंटिन्यूस एडेनिन लगे होते हैं 3 प्राइम एंड पे। स्प्लाइसिंग की प्रोसेस टोटल 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट कैपिंग, देन कटिंग, कट करना, फिर उसके बाद अटैच हो जाएगा, फाइनली पॉलीएडिनाइलेशन, चेन बना देना। तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस ओनली यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। फाइनली एक्टिव एमआरएनए ये बन गया मैसेंजर आरएनए। एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसको भी एक बार रिपीट कर देते हैं। द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टेज कंटेन बोथ एक्सोन एंड इंट्रोन विच आर नॉन फंक्शनल, जो नॉन फंक्शन होता है, हेंस दे आर सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग where the intron are removed and exon are joined in a defined order, capping and telling. HNRNA undergoes additional process called capping and telling. Additional process होती है capping और telling, बीच में splicing हो जाती है। capping में क्या होता है, 5-मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट की एक कैप लगा देते हैं 5 प्राइम एंड पे, तो 5 से याद हो जाएगा 5 प्राइम एंड पे। टेलिंग में क्या होता है, 3 प्राइम एंड पे 200 to 300 एडिनाइलेटेड चेन, एडिनिन जो मॉडिफाइड होते हैं उनकी चेन लगा देते हैं। फाइनली प्रोसेस कंप्लीट होगी, एमआरएनए मिलेगा। इसी के साथ अपनी जो ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, डीएनए इज लाइक ए बोस, तो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, दोनों स्टैंड कॉपी होंगे, दोनों स्टैंड एज ए टेम्पलेट। बट डीएनए जब एमआरएनए या आरआरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो एक ही स्टैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करेगा। टेम्पलेट को बोलते हैं नॉन कोडिंग, दूसरा वाला हो जाता है कोडिंग। कोडिंग को हम रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। रेफरेंस का जो 5 प्राइम एंड, जिसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, अपर लेवल वाला, जहाँ से स्टार्ट होती है प्रोसेस, उस पर प्रमोटर होता है, और 3 प्राइम एंड जिसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं उस पर टर्मिनेटर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम फिर से चैप्टर नंबर 6 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके फिर से मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।